नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स और कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जेंडर पे गैप में नेवर डिसअपियर इन यूएस और यूके अ स्टडी। जेंडर पे गैप, ठीक है, बेसिकली ये रिसर्च आई थी कई साल पहले जहां पे कहा गया था कि सेम वर्क के लिए एक मेल और एक फीमेल को एक्चुअली डिफरेंट अमाउंट्स पे किए जाते हैं। फीमेल को हमेशा कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। इस तरीके से एक रिपोर्ट आई थी, तो इसी को कहा गया था जेंडर पे गैप, कि दोनों जेंडर में सेम काम के लिए पे गैप है ओवरऑल, कि फीमेल को कम पैसे मिल रहे हैं एंड मेल्स को ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि फोर्सिबल फ्यूचर तक भी ये गैप रहने वाला है। कॉन्ट्रडिक्टिंग ट्रेंड बेस्ड फोरकास्ट प्रेडिक्ट दैट इनकम्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है, मेन और वुमेन के बीच में जो इनकम है कन्वर्ज कर रहे हैं। एक रीसेंट स्टडी ऐसा शो कर रहा था। और जो नैरोइंग पे गैप है, मतलब ये पे गैप एक्चुअली कम होते जा रहा है सिंस मिड 1970s और अर्ली 2000। जो भी हाई इनकम इकोनॉमीज है वहां पे, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो डिफरेंशियल्स हैं मेल और फीमेल के बीच में लेबर मार्केट में, वो कम होते नजर आ रहे थे यूजुअली। बट इस रिपोर्ट का कहना है कि ओवरऑल अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की भी बात करें तो वी शुड अज्यूम कि ये नहीं होने वाला, ये डिसअपियर नहीं होने वाला। अगले कई दशकों तक बहुत टाइम लग सकता है इसमें। सो दिस विल बी, लेट्स से, अब तो ये एक स्टडी आई है बट वी कैन नॉट कमेंट कि इफ इट्स राइट रॉन्ग और हाउ एक्यूरेट इज इट। आते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। ये है टेस्ला टू हैव ह्यूमनॉइड रोबोट्स नेक्स्ट ईयर मस्ट। टेस्ला विल हैव ह्यूमनॉइड रोबोट्स। यस, तो टेस्ला काफी चीजों पे काम कर रही है, सिर्फ कार्स पे ही नहीं या सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पे ही नहीं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे भी, ठीक है, इन लो प्रोडक्शन फॉर कंपनीज इंटरनल यूज नेक्स्ट ईयर। तो कंपनी में इंटरनली यूज करने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहे हैं। बेसिकली वो रोबोट्स जो बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, उनका फिजिकल फॉर्म आप देखेंगे बिल्कुल ह्यूमन की तरह होगा। एंड इन्होंने अभी कहा है कि we will have robots in high production for companies use hopefully in 2026। 2026 में कंपनी के लिए वो इन रोबोट्स को प्रोड्यूस करेंगे जो इंटरनली ये यूज करना चाहेंगे फॉर देयर यूज। एंड मस्क ने कहा था कि जो टेस्ला रोबोट है कॉल्ड ऑप्टिमस would be able to perform task in factory by the end of this year and could be ready for sale by the end of 2025। So we have to see and we have to wait कि कब ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स आते हैं और कितनी इनकी कैपेबिलिटी है, किस लेवल तक ये काम कर पाते हैं। चाइना कट्स की इंटरेस्ट रेट्स टू बॉय इकोनॉमी। चाइना ने सरप्राइज किया मार्केट को बाय कटिंग मेजर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। यस, सो चाइना ने यहाँ पे बहुत ही सरप्राइज मूव दिखाया हमें। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने ब्याज दर को कम कर दिया। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है ना, मंडे को उन दोनों को कम कर दिया इन दोनों ने। एंड बहुत ही ब्रॉड मूव आया ये अगस्त, अगर लास्ट अगस्त से कंपेयर करें पिछले साल 2023 से अभी। और ये सिग्नल कर रहे हैं कि हम बूस्ट करना चाहते हैं ग्रोथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो है चाइना। अभी कुछ दिन पहले ही आप जानते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप मीटिंग हुई जहां पे इन्होंने पूरा रोड मैप दिया, वाउज दिए, बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि हम किसी भी तरीके से इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करेंगे और पूरा पॉलिसी रिफॉर्म करेंगे, हमारे हर सब कुछ बदल देंगे, लेकिन ग्रोथ को हम वापस उस ट्रैक पे ले जाएंगे जहां हम पहले थे। इसके लिए सबसे पहला कदम इन्होंने क्या उठाया, इन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये मार्केट में पैसे का, जो पैसा है इसका इनफ्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, पैसा सस्ता हो गया। देखिए पैसे सस्ता कैसे हो गया, पैसा महंगा और सस्ता हो सकता है, पैसा कोई कमोडिटी है। यस, पैसा सस्ता तब होगा जब आपको 2% पे पर एनम पे अगर मैं दे दूं 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए दे दूं मान लो, ठीक है, तो आप कहोगे कि पैसा सस्ता हो गया है, राइट। लेकिन अगर यही मैं 10% पे कर दूं तो आप 2 करोड़ की जगह क्या बोलोगे कि नहीं, मैं इतना इंटरेस्ट तो दे ही नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पैसा इज एक्सपेंसिव, ये पैसा इज सस्ता। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ डेट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इसका। तो इंटरेस्ट रेट अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने और कम कर दिया तो क्या है, लोग और ज्यादा बोरो करेंगे। अब यही सोचिए 0.5% कर दो तो कहोगे नहीं मैं 2 करोड़ की लूंगा, मैं 5 करोड़ लूंगा।
तो आप 5 करोड़ का लोन लोगे क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है, राइट? आप ज्यादा रिस्क ले पाओगे इस पैसे से। तो यही चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है। चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना में लोग और ज्यादा पैसे खर्च करें, कंजम्पशन बढ़े, कंपनीज भी और ज्यादा रिस्क लें और ज्यादा पैसा मार्केट में लगाएं और एक्सपेंशन करें। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म की पॉलिसी रेट्स है, इन्होंने अपने मार्केट ऑपरेशंस रेट और बेंचमार्क लेंडिंग रेट को चेंज किया अभी, जब वीकर देन एक्सपेक्टेड सेकंड क्वार्टर इकोनॉमिक डेटा आया। यस, लास्ट वीक चाइना का इकोनॉमिक डेटा आया, बहुत ही पुअर डेटा था, मैं आपको बता दूं। हर चीज में ये लोग जो टारगेट रख रहे थे अपना, हर जगह लैग कर रहे हैं। तो चाइना इस वक्त ग्रो नहीं कर पा रहा है, अपने क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है? तो ये चीज देखते हैं चाइना की कितनी मदद कर पाती है। वैसे इंडिविजुअली इसका कोई इम्पैक्ट बहुत नहीं हुआ कि इससे इकोनॉमिक ही रिवाइव हो जाएगा पूरा, बट यस, इसके साथ बहुत अच्छी पॉलिसीज चाहिए, ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आप देखें, तभी ये उस फ्लो को सही जगह पे लेके जाएंगे, पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट होगा, सही वेल्थ क्रिएशन होगा इकोनॉमी में, सही ग्रोथ क्रिएट होगी तभी। सो देयर इज अ लॉट टू डू। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर देने से कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस वक्त इकोनॉमी पे, अगर इकोनॉमी ऑलरेडी सही डायरेक्शन में नहीं है। तो जो चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन था, ये वर्स था एंटिसिपेशन से, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा बुरा था सेकंड क्वार्टर में, क्योंकि हाउसिंग डाउन रहा, डिमांड कम हो गया, ड्रैग डाउन द रिकवरी। तो हाउसिंग मार्केट तो आप जानते हैं वहां का कितना ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट, प्रॉपर्टी सेक्टर पूरा बैंकरप्ट हो गया ऑलमोस्ट, एंड डिमांड हर जगह वीक है, ना कि खाली प्रॉपर्टी सेक्टर की, बल्कि बाकी जगहों पे भी आप देखेंगे डिमांड काफी वीक है इस वक्त। AI poses both risks opportunities for youth। अब ये देखिए AI की यहाँ बात हो रही है, तो यस, अभी हमने पढ़ा रोबोटिक्स का, एक ह्यूमनॉइड रोबोट टेस्ला लॉन्च करने वाला है, राइट? इसके अलावा AI भी आ रहा है हर जगह। सो आर वी लीडिंग आवरसेल्व्स टू अ फ्यूचर जहां पे हमें सिर्फ आप कह सकते हो कि हमें वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। वी विल ओनली नीड फ्यू पीपल किसी कंपनी में, जो लेट्स से मैनेजमेंट है, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी, maybe they will be users, or let's say half of them or few of them are going to be, right? जिस हिसाब से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं और जिस हिसाब से ऑटोनमस ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेशन में नहीं, ये ऑटोनमस सिस्टम्स हम क्रिएट कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के तरह ही सोच सकते हैं, लेकिन ये कभी थकेंगे नहीं, राइट? ये इन्हें ब्रेक्स नहीं चाहिए, ये 24 घंटे काम कर सकते हैं। सो जो कंपनीज इसका ड्रीम करती हैं, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशली, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या चाहिए कि वो फुल कैपेसिटी पे रन करे, 24 घंटे रन करे, सब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करें, राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए? यही ऑटोमेशन चाहिए, इसी लेवल का। तो इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश हुआ है मंडे को, इन्होंने कॉशन किया है इस बारे में, वार्न किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, यू डोंट नो। उनका कहना है कि एआई बहुत बड़ा रिस्क भी पोज करता है और अपॉर्चुनिटीज भी देता है यंग पॉपुलेशन के लिए इंडिया में, ठीक है? जो एडवेंट ऑफ एआई है, एआई का अराइवल है, आप देखिए इससे बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, ह्यूज पॉल ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे वर्कर्स पे अक्रॉस ऑल स्किल्स लेवल, मतलब हाई स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो या लो स्किल्ड हो, क्या इसका असर होने वाला है? एंड दीज विल क्रिएट बैरियर्स एंड हर्डल्स टू सस्टेन हाई ग्रोथ रेट्स फॉर इंडिया। तो इन द कमिंग ईयर्स एंड डेकेड्स अगर ओवरकम करें हम इन चीजों को, तो इसके लिए ग्रैंड अलायंस से होगा, यूनियन का, स्टेट गवर्नमेंट्स का और प्राइवेट सेक्टर का, सबको मिल करके हमें इसे टैकल करना होगा कि ये इसे हम अपॉर्चुनिटी में ही क्रिएट कर पाए और ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना क्रिएट कर दे, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही हाई पॉपुलेशन कंट्री है, ठीक है? वी हैव अ लॉट ऑफ लेबर्स, एंड अगर हम ऐसे तरीके के इनोवेशंस कर रहे हैं जहां हमें लेबर रिक्वायरमेंट कम से कम होते जा रही है, ठीक है, it won't be good for India because we will have lot of people जो सिर्फ ऐसे ही आइडली बैठे रहेंगे, जिनके पास करने को कुछ नहीं होगा, एंड दे विल बी जॉबलेस। तो सर्वे एक्नॉलेज करता है कि वर्ल्ड इज इन द मिडस्ट ऑफ fourth industrial revolution characterized by novel ways in which technology is becoming embedded within societies। ये फोर्थ रेवोल्यूशन है, आप कह सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे हम नॉवल वेज देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से एम्बेड हो रही है सोसाइटी में, आप कह सकते हैं एमालगमेट हो रही है सोसाइटी के साथ थ्रू साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क्स। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ दिस इवॉल्विंग रेवोल्यूशन, जो फ्यूचर है जॉब मार्केट्स का इंडिया में
ये काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर सकता है। यस, इंडिया में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, एंड सर्वे ओनस रखता है ऑन प्राइवेट सेक्टर टू मेक श्योर कि जॉब्स आर नॉट रिप्लेस्ड बट रीशेप्ड। यस, प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जॉब्स एक्चुअली रीशेप हो, ना कि रिप्लेस हो। तो इन दिस मिल्यू कॉर्पोरेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके से सोचे, ठीक है, और एआई को इस तरीके से ऑगमेंट करे कि वो लेबर को एक्चुअली ग्रो करने में मदद करे, रादर देन उन्हें डिस्प्लेस करने में। बट सी, आप ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, बिकॉज प्रॉफिट, देखिए, प्रॉब्लम यह है कि रिस्क तो पूरा कॉर्पोरेट लेगा, राइट। यहाँ पे कोई भी कंपनी तो कर रहे हो कि आप पूरा रिस्क लो, ठीक है, आप ही सब कुछ करो, एंड आप देखो कि लेबर ग्रोथ सस्टेन रहे, कहीं कम ना हो एआई से। और उसका इंसेंटिव क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो ये नहीं कर रहा होगा उसके कॉस्ट कम होंगे, राइट। उसको बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है अगर वो एआई का यूज कर रहा है, जो आप एम्प्लॉयज को पे करते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इरेशनल आर्ग्यूमेंट है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से ये सारी चीजें, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड एक स्टाफ डिस्कशन नोट था आईएमएफ का जून 2024 में। इस सर्वे में कहा गया कि जनरेटिव एआई का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होने वाला है लेबर डिस्ट्रप्शन पे और इनइक्वालिटी पे। एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट डिग्निटी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, एंड स्टैंडिंग इन द फैमिली, कम्युनिटी। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ पैसों के लिए आप नहीं करते हो, ठीक है, सिर्फ इनकम के लिए नहीं, बट देयर इज अ सोसाइटी में देयर इज अ स्टैंडिंग इफ यू हैव एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए जो एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का, स्विमिंग इन एक्सेस प्रॉफिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जॉब क्रिएट करें सीरियसली। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, बट लेट्स सी how well this expectation goes, and let's see how well it gets implemented. In mission mode, developed world climate plans in a fog, India's a clear blue sky. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की? देखिए, क्लाइमेट प्लान्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया के नेट जीरो गोल्स है 2070 तक। पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं इस वक्त। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग गोल्स खुद से अडाप्ट किए हैं। तो कॉलिंग इट अ ट्रेजेडी, चाहे आप ट्रेजेडी ही बोलिए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने पॉइंट आउट किया है गेपिंग होल, बढ़ते हुए एक होल के बारे में जो डिलेड क्लाइमेट एक्शन प्लान से आ रहा है ऑफ डेवलप्ड नेशन। यस, तो ये डिलेड क्लाइमेट एक्शन प्लान कहाँ पे है? डेवलप नेशंस में। डेवलप नेशंस में आप देखिए, जो इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे लीड लिया, ठीक है, लीडिंग रोल लिया, और पूरी दुनिया को बोला कि आप डेवलप कीजिए, ठीक है, इस तरीके के गोल्स दिए हम लोगों को, इंडिया को बाकी सबके साथ मिलकर डिसाइड किया, बट इट वाज लेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। एंड यहाँ पे क्या है कि सबसे कम एफर्ट और सबसे ज्यादा कम अचीवमेंट्स एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में ही देखी जा रही है, और जो डेवलप नेशंस है वहां देखी जा रही है, ठीक है। ये पूरे डेवलपिंग नेशंस में तो काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि कार्बन मिटिगेशन एफर्ट्स डालिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन ये सर्वे आया इसमें लॉड किया है इंडिया के एफर्ट को कि किस तरीके से जो एफर्ट्स हैं एट डीकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। यस, यहाँ पे हम बात करें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की। तो इवन एज अगर आप कंपेयर करें ना इस टाइम पे डेवलप्ड नेशंस को और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया को, इमर्जिंग इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो डेवलप्ड नेशंस ने क्या बोला कि हम ना वी आर प्रिपेयर टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स लगाएंगे बॉर्डर पे ऑन इंपोर्ट्स कमिंग इनटू देयर कंट्री लेडन विद कार्बन। तो मतलब लेट्स से मैं एक चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा CO2 जनरेट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस भी एमिट हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो। तो कितना वो पोल्यूशन और कार्बन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एमिट कर रहा है, उसके बेसिस पे कंट्रीज बोल रही थी जब आप इंपोर्ट करेंगे, आपके सामान को खरीदेंगे तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली दे आर रैम्पिंग अप एनर्जी डिमांड लाइक नेवर बिफोर, सर्वे का ये कहना है। तो इंडिया ने मैनेज किया कि अपने कार्बन एमिशंस को ना वो एक्चुअली लोअर रखे देन इट्स जीडीपी ग्रोथ रेट। यस, तो जितने भी चैलेंजेस हमें मेंशन किए गए ऊपर, और क्लाइमेट चेंज के बाद को मैनेज करना है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देखिए, इंडिया में 50 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस हो रहा है, ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको क्या लगता है कि हमारे लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली काम कर पाएगी? जो सड़कें बन रही हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, हर जगह जहां भी लेबर का काम है, वो नहीं हो पाएगा एफिशिएंसी से अगर इतनी ज्यादा हीट होगी। वैसे ही विंटर्स आप देख रहे हैं, फ्लड्स आप देख रहे हैं, बारिश में हर जगह कितना हो रहा है। तो इसका जो ब्लेम है ये डाला जा रहा है क्लाइमेट चेंज पे। तो इंडिया को यहाँ पे लॉट किया गया कि इंडिया काफी बेटर कर रहा है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशंस, जो इस वक्त कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं जो इन्होंने प्रॉमिस किया था उसमें। तो ओवरऑल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा है हमारे CO2 एमिशन के ग्रोथ रेट से। तो ओवरऑल यहाँ पे इन चीजों की बात की जा रही है। इंडिया का पर कैपिटा एमिशन काफी कम है दूसरे कार्बन इकोनॉमीज से, ठीक है। यस,
पर कैपिटा इंडिया बहुत कम है क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, बट ओवरऑल ये पर कैपिटा देखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस पर ईयर इन ट्रिलियन, तो इंडिया में 3 है, आइसलैंड में 14 है, रशिया में 18 है, यूएस में 18 है और साउथ कोरिया में 14। तो इंडिया से के पर अगर पर पर्सन देखे ना तो ये कंट्रीज इंडिया से कई ज्यादा पॉपुलेशन, ऐसा कई गुना कम पॉपुलेशन है इनके पास, लेकिन इंडिविजुअली ये कई ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, CO2 एमिट कर रहा है। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ डिफरेंस बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड भी है, वी आर ओवर पॉपुलेटेड। अगर आप चाइना में भी देखें तो मुझे लगता है शायद इंडिया के पास रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, खैर इंडिया से तो काफी ज्यादा रहेगा क्योंकि चाइना ओवरऑल इंडिया से कई ज्यादा गुना CO2 एमिट करता है, और ओवर पॉपुलेशन भी इंडिया से थोड़ी ही कम है चाइना की। तो ये कंपेयर करता है फेवरेबली विद ग्रोथ इन एक्सपीरियंस बाय कंट्रीज। इंडिया GDP बिटवीन 2005 से 2019 7% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आप सीएजीआर देखें 7% का है, जबकि हमारे जो पॉल्यूशन हम CO2 एमिट कर रहे हैं ये 4% का ही है। सो वी आर स्टिल डूइंग वेरी मच बेटर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे। तो इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मेक एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन थ्रू ट्री एंड फॉरेस्ट कवर बाय 2030। यस, ट्री और फॉरेस्ट कवर जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस टाइम पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पीक पे है, ठीक है, काफी अच्छा खासा हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट। तो हमने काफी सारे फॉरेस्ट एरिया और ट्रीज को क्या किया, कट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं कहीं और पे, बट वो प्लांट करते ही तो नहीं उग जाएंगे, राइट, इट विल टेक सम टाइम। सो जब वो हम लोग फ्रूट्स पे करेंगे वी हैव टू सी कि हम एडिशनली कितना और कवर कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।